जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक सोशल मीडिया के अंदर आज एक खबर बहुत तेजी से 2-3 दिन से चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि पी चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खुद राज्यसभा के मेंबर हैं और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के अंदर बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जो मैं देख रहा हूं, उसके संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं। उसमें चिदम्बरम साहब ने यह कहा है कि 26/11 की घटना में हमने पाकिस्तान पे जवाबी हमला अमेरिका के दबाव में नहीं किया था। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सत्यता है, नहीं है, चिदम्बरम साहब ने कहा है कि नहीं कहा है, ट्वीट किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन मैं एक प्रबंधन शास्त्र का एक अध्यापक होने और एक छात्र होने की वजह से इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब भी कोई टीवी डिबेट गोदी मीडिया के अंदर होती है और जब भी यह होता है, जब हम लोग पूछते हैं कि पुलवामा क्यों हुआ, पहलगांव क्यों हुआ, तो वो ये कहते हैं कि देखिए 26/11 में जब पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत के अंदर आए थे और मुंबई के अंदर उन्होंने इतना भीषण अटैक किया था और कई लोगों को मारा था, तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया था। और वो इसको एक तरह से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारतवर्ष के अंदर शायद इतना ज्यादा आत्मबल नहीं था कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सके। और देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की और पहलगांव के बाद तो ऑपरेशन सिंदूरी कर दिया। ये आप जानते हैं, ये दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया की तरफ से होता है। अब इस संदर्भ में देखिए, मैं अब ये समझ रहा था, सोच रहा था कि आम साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या क्यों दिया होगा, उनके दिमाग में क्या होगा। इंटरप्रिटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग ये इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे उन्होंने थरूर साहब के बारे में किया था कि वो कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं और बीजेपी के अंदर कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं। यही बात मनीष तिवारी के बाद में कही गई थी और अब ये बात चिदम्बरम साहब के बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। और बाद में आपने देखा कि थरूर साहब ने भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में तो गए नहीं गए, विदेश जब उनको मोदी जी ने भेजा तो वहां जाके ये भी कलई खोल दी कि पठानकोट की जब अटैक हुआ था तो उसके बाद मोदी जी ने पर्सनली नवाज शरीफ को फोन करके आईएसआई को निमंत्रित किया था, आइए पठानकोट की जांच कीजिए और हम लोग ज्वाइंट इंक्वायरी करते हैं। तो उससे एक किला ढहना शुरू हो गया था, लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है, इसलिए जनता तक वो बात पहुंच नहीं पाई। और सवाल ये उठता है कि अगर चिदम्बरम साहब ने मान लेता हूं मैं ये कहा है, तो ये क्यों कहा है, उनके दिमाग में क्या विचार है, और इसके बारे में मेरा जो सब्जेक्ट है प्रबंधन शास्त्र का, मैनेजमेंट साइंस का, वो क्या कहता है। देखिए, हमारे प्रबंधन शास्त्र में ये कहा जाता है, बल्कि आपने बचपन में ये कहानी एक पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है 6वीं क्लास में। कहानी में ये था कि विवेकहीन साहस और विवेकशील साहस में क्या अंतर होता है, साहस में और विवेकहीन साहस में क्या अंतर होता है। और ये कहानी मेरे दिमाग में बैठ गई थी, आज तक मुझे लगता है कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। देखिए, कोई भी काम आदमी को करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, उसके परिणाम और दुष्परिणाम सोच के करना चाहिए, और कोई भी काम बिना सोचे समझे शीघ्र इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि वो करने से उसकी छवि में इंप्रूवमेंट होगा और उसको वोटों का लाभ होगा। जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। तो वो कहानी कहती है कि एक राजा के दरबार में 2 पहलवान आए और उन्होंने कहा, साहब हम बहुत वीर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता और हम अगले पहलवान को मार के ही दम लेते हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करो, तुम लोग आपस में भिड़ जाओ, लड़ो आपस में। तो एक तो होता है, जैसे मैंने कहा, एक साहस, एक होता है विवेकहीन साहस।
क्योंकि दोनों पहलवान थे, विवेकहीन साहसी थे, वो लड़े आपस में। और ये क्योंकि राजा के सामने कह चुके थे कि अगले को छोड़ते नहीं और मारते ही दम लेते हैं, तो एक दूसरे को दोनों ने मार दिया, दोनों ही मर गए। इसे कहते हैं विवेकहीन साहस। अगर चिदम्बरम साहब ने कहा है तो उसी परिप्रेक्ष्य में और प्रबंधन शास्त्र के बैकग्राउंड में मैं ये समझता हूं। देखिए, मैंने हजारों इंटरव्यूज लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी है, फैकल्टी के लिए भी लिए हैं, और मैंने जो अपने एमबीए काल में जो एक चीज पढ़ी थी, और जो युवा लोग सुन रहे होंगे वो इससे कुछ समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने एमबीए किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो आपके लिए सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा करता था जिससे मुझे पता चलता था कि ये आदमी, ये बच्चा वास्तविकता में प्रबंधन शास्त्र को समझा है या नहीं समझा है। मैं ये पूछता था कि मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री के एचआर मैनेजर हैं, ह्यूमन रिलेशंस के मैनेजर हैं। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब वो व्यक्ति जो है, वहां के जो ह्यूमन रिलेशंस के मसले होते हैं, लेबर के मसले होते हैं, तनख्वाह के मसले होते हैं, इंक्रीमेंट के मसले होते हैं, उनको देखता है, और आप उसके इंचार्ज। एक बार ऐसी घटना होती है कि आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर फैक्ट्री के दरवाजे में अंदर घुसता है, और वहां पे लेबर जो बैठी हुई थी स्ट्राइक पे, वो उनकी कार पे हमला कर देती है। तो मैं जो भी वहां पे आता था इंटरव्यू देने, उससे पूछता था कि अगर ऐसा हुआ आपकी फैक्ट्री में तो आप क्या करते। अच्छा, उनके आंसर भाई ये हो सकते थे, कोई कहते कि साहब हम तुरंत पुलिस को बुला देते, फायरिंग करा देते, डिसबर्स करा देते, उनको डिस्पर्स करा देते। कुछ कहते हैं कि साहब एमडी के पास जाते। अलग अलग तरह के लोगों के दिमाग के अंदर प्रश्न आते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग अभी प्रबंधन शास्त्र के माहिर नहीं हुए हैं। देखिए, प्रबंधन शास्त्र कहता क्या है? प्रबंधन शास्त्र ये कहता है कि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके और मेरे जीवन, सबके जीवन में आती हैं। प्रॉब्लम आती है सबके जीवन। अब एक प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई जैसे आप मैनेजर एचआर हैं और एमडी फैक्ट्री के अंदर घुस रहा था, और उस पे जो लेबर स्ट्राइक बैठी थी उसने हमला कर दिया। अब अगर आप मैनेजर एचआर हैं तो आपको इंटरव्यू में ये बताना चाहिए था, अगर मैं स्थान पे होता वहां इंटरव्यू देने वाले के, तो मैं ये बताता, देखिए 4-5 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि मैं पुलिस को बुलाऊं और उनको पिटवा दूं, लेबर को। दूसरा विकल्प ये है कि मैं, क्योंकि मेरे को ये समझना होगा कि परिस्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। कोई भी निर्णय आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, परिवेश को, परिस्थिति को देखे बिना नहीं ले सकते। जो निर्णय आप आसाम में ले सकते हैं वो तमिलनाडु में नहीं ले सकते, जो तमिलनाडु में ले सकते हैं वो कश्मीर में नहीं ले सकते, जो कश्मीर में ले सकते हैं वो पंजाब में नहीं ले सकते, क्योंकि वस्तु स्थिति अलग अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। इसे हम लोग मार्केटिंग के अंदर मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। सोचने का तरीका अलग होता है, अमीर के सोचने का तरीका अलग होता है, मध्यम वर्ग के सोचने का तरीका अलग होता है, गरीब के सोचने का तरीका अलग होता है, पढ़े लिखे के सोचने का तरीका अलग होता है, अनपढ़ के सोचने का तरीका अलग होता है, महिला के सोचने का तरीका अलग होता है, पुरुष के सोचने का तरीका अलग होता है, बच्चे के सोचने का तरीका अलग होता है, बुढ़े के सोचने का तरीका अलग होता है। तो जब तक आपको यह ना पता चाहिए जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें आपस में कितना एका है, वो पूरी तरह से यूनाइटेड है या पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है, एक ही यूनियन है, कई सारी यूनियन है। तो इसके बाद अगर मैं मेरे पास 4 विकल्प है, ए बी सी डी, मैं कर सकता हूं। चारों विकल्प मेरे साथ खुले हुए एज ए मैनेजर एचआर। अगर ए करूंगा तो मेरे को ये दिमाग में नक्शा बनाना पड़ेगा कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, पॉजिटिव क्या होंगे, क्या नेगेटिव होंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बी में ये, सी में ये, डी में एक। और उसके बाद मैं वो विकल्प चुनूंगा जिससे मुझे लगता है कि कंपनी का भी फायदा होगा और कंपनी के भविष्य को भी फायदा होगा। आंख मूंद के मैं निर्णय नहीं लूंगा जब तक मुझे एनवायरमेंटल स्कैनिंग नहीं कर लूंगा, जब तक मैं परिस्थिति का अभिज्ञान नहीं कर लूंगा। भाई अब मान लीजिए, जैसे दूसरा प्रश्न पूछता था कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कोई गुंडे जो हैं एक लड़की को छेड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? भाई अब इंप्रेस करने के चक्कर में जो
परीक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, वो ये कहता है कि साहब मैं तो हिड़ जाऊंगा, मार दूंगा। अरे यार, जब 5-6 गुंडे हैं, बंदूक उनके हाथ में है, तुम अकेले हो, वो मोटे तगड़े हैं, तुम पतले दुबले हो, भिड़ोगे तो तुम्हें मार देंगे, तुम उस लड़की को बचा भी नहीं पाओगे और मर भी जाओगे। या मान लीजिए पानी में कोई बच्चा डूब रहा है और तुम उसे बचाने के लिए कूद जाओगे और तैरना तुम्हें नहीं आता है, तुम भी मर जाओगे और बच्चा भी मर जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो उस समय तुम्हें दूसरा विकल्प सोचना होगा कि मैं इस समय तुरंत पुलिस को फोन करूं, 112 को फोन करूं और पुलिस की मदद लूं, क्योंकि वो विकल्प बेहतर है। पुलिस आएगी, बंदूक लेके आएगी और फोर्स लेके आएगी, इसे टैकल कर लेगी। अगर मैं भिड़ जाऊंगा तो मैं भी मर लूंगा और लड़की भी बेचारी परेशान हो जाएगी। तो सारे विकल्पों का अभिज्ञान करना और फिर निर्णय लेना। तो अगर चिदम्बरम साहब ने ये कहा है, देखिए एक चीज तो होती है, जैसे आज के तारीख में हुई पहलगांव और पुलवामा हुई, भाई इसमें आपको तो पहले ये देखना चाहिए था कि पुलवामा ना होता, पहलगांव ना होता, वो बेहतर ऑल्टरनेटिव होता। लेकिन मान लीजिए अगर हो गया है, तो उसके बाद चैन से बैठ के, शांति से बैठ के आपको निर्णय लेना होता कि अगर हम अटैक करेंगे तो क्या होगा और अटैक नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए, मैंने एक डिबेट में एक व्यक्ति को कहते हुए सुना और बाद में मुझे दम लगा कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे तुला हुआ है कि जब वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता मैंने कराया, कराया नहीं कराया आई डोंट नो, ये तो मोदी जी को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि अगर इस चीज को मैं इनकार करूंगा और खुद नहीं बोलूंगा, बाकी लोगों से बुलवाऊंगा और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा और वो 100% का टैरिफ लगा देगा, वो 50% का टैरिफ लगा देगा, वो H1B वीजा कर देगा, भारतीयों को जंजीर डाल के भेजेगा, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो मुझे ज्यादा नुकसानदायक होंगे। बल्कि अगर मैं ये कह देता कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था, उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है, शांति के लिए आवश्यक है और आप कुछ मत कीजिए, हम कर लेंगे, हम पाकिस्तान को ठिकाने लगा देंगे, इसको आइसोलेट कर देंगे, हम इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन भी नहीं लेने देंगे, इसको वर्ल्ड बैंक का लोन भी नहीं ले देंगे, इसको IMF का भी लोन नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने अटैक किया और लड़ाई की तो हम इसको पैसे से भर देंगे और इसके जनरल, आर्मी जनरल को बुला के लंच भी कराऊंगा और ये भी कहूंगा पाकिस्तान इज माई गुड फ्रेंड, और आप अकेले पड़ जाएंगे। तो देखिए एक चीज तो होती है जो मोदी ने शायद चूज की, ये उनकी छवि पे नुकसान ना हो, छवि उनकी खराब ना हो, उनके राजनीतिक भविष्य पे कोई बट्टा ना लगे और उनको राजनीतिक फायदा हो। एक तो ये, और दूसरा है राष्ट्र की छवि और राष्ट्र का फायदा और राष्ट्र का हित। कई बार बड़े बड़े निर्णय जो स्टेट्समैन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप के जो स्टेट्समैन होते थे, वो ये सोच के कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे और मुझे क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरी छवि खराब हो भी जाए, बर्बाद हो भी जाए, बट आई हैव टू केयर फॉर माई कंट्री एंड आई हैव टू सी एज टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विल हैव ए रिपरकशन ऑन माई कंट्रीज फ्यूचर। और कई बार मन महसूस के रहना पड़ता है, घर के बुजुर्ग भी करते हैं, घर के हेड ऑफ द फैमिली भी करते हैं और ये देश के हेड ऑफ द फैमिली भी करते हैं। तो अगर जो 26/11 का अटैक हुआ था, वहां पे पूरे वर्ल्ड के सामने डोजियर देने की भी जरूरत नहीं थी। एवरीबडी न्यू दैट जो वहां पे टेररिस्ट आए थे कसाब के साथ, वो मारे गए थे, पाकिस्तानी थे, उनके लोकेशन ट्रेस हो गए थे, पाकिस्तान के कहां के रहने वाले थे। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी जो है वो टेररिज्म को पनाह देता है और पैदा करता है। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई मदद भी नहीं मिली, उसको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिली, उसकी कोई प्रशंसा भी नहीं हुई। लेकिन इस बार क्योंकि आप अपने छवि बताने के लिए पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और 3 बजे के बाद आपने समझौता भी कर लिया। पाकिस्तान बार बार पूरे विश्व के अंदर जाके कह रहा है उसने 7 फाइटर प्लेन गिरा दिए, 3 मिराज वो राफेल गिरा दिए और पता नहीं क्या क्या अपना हाँकता फिर रहा है। और पूरा विश्व में कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा, सब उसके साथ खड़े हो गए जाके। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चिदम्बरम साहब ये कहते कि ठीक है, मन महसूस लेता हूं, जनता कुछ दिन मुझे गाली देगी, लेकिन कभी ना कभी जनता को सच्चाई पता चलेगी, पता चलेगा कि मैंने जो ये निर्णय लिया था, ये निर्णय राष्ट्रहित में लिया था। तो राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है या मेरी छवि ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर चिदम्बरम साहब ने ये ट्वीट किया है, तो ये कोई एंटी कांग्रेस एक्टिविटी नहीं है, ये कांग्रेस से कोई विद्रोह नहीं है। और ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि अगर किसी की ईगो सेटिस्फाई करके राष्ट्रीय हित का फायदा हो सकता है और आपको चुनावी नुकसान भी हो सकता है, तो वो करना चाहिए। सारे विकल्पों पे विचार करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पक्षों को देखना, देश का किसमें फायदा होगा, मेरा किसमें फायदा होगा, और अगर देश और मेरे फायदे के बीच में कोई संघर्ष हो रहा है तो राष्ट्रहित को ज्यादा महत्व देना, ये मेरे ख्याल से निर्णय लेने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आज भारतवर्ष के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव मेरे हिसाब से
बहुत ज्यादा खतरनाक है और देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। लेकिन क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से इसके रिएक्शंस आ रहे हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड से इसके रिएक्शंस आ रहे हैं, हमारे देश को उसे भुगतना पड़ रहा है, हम आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक भविष्य हिंदू मुसलमान पे टिका हुआ है, इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ये जानते बूझते कि इसका उसके राजनीतिक नुकसान होगा, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रही है और इस आरोप को झेल रही है कि वो मुसलमान की हितैषी है, जबकि मुसलमान की हितैषी नहीं है। लेकिन जो भी अल्पसंख्यक है उसको सुरक्षा का भाव दिया जाना किसी भी देश के लिए आवश्यक है, चाहे हमारे हिंदू अमेरिका में हो, यूरोप में हो या सऊदी में हो, या मुसलमान हमारे देश के अंदर हो। अल्पसंख्यकों को संरक्षण और एक सेफ फीलिंग होना पूरे विश्व के अंदर आवश्यक है। राजनीतिक लाभ, अपनी निजी छवि और राष्ट्रहित, अगर इसके बीच में संघर्ष हो तो मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रहित को ज्यादा महत्व देना चाहिए। जो अगर चिदम्बरम साहब ने वो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके देश का फायदा होता है ऐसा काम करने से जिससे आपकी छवि भी खराब हो जाए, तो लेना वही चाहिए, काम वही करना चाहिए जो राष्ट्रहित में हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।